अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है कार्टेल और माफिया बनाम सरकार। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो होती तो हैं लेकिन हमें समझ नहीं आती, जैसे कंपटीशन कमीशन। मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग जो मेरे जैसे सादा लोग इंसान हैं वो यही सोच रहे होंगे कंपटीशन कमीशन करता क्या है, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, ये हमारे लिए कैसे काम करेगा, हमें तो आटा चीनी और हमें तो इन कीमतों से गर्ज है और ये कीमतें बढ़ जाएं तो हमारा काम ख़राब हो जाएगा। तो मैं आज के शो में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बाज़ दफ़ा सिर्फ नाम मुश्किल होने से हम उस चीज़ की अफादियत को ख़त्म कर देते हैं कि इसका नाम मुश्किल है, हमें समझ नहीं आ रही है काम कैसे करता है, वो हम छोड़ ही देते हैं। कंपटीशन कमीशन या मुसाबकती कमीशन जो उनसे है, इसका काम ये है कि ये जो माफिया जिसका बार बार जिक्र सुनते हैं कि कोई आटा माफिया आ गया, कोई चीनी माफिया आ गया, कोई पता नहीं कौन कौन सा माफिया आ गया, इसको रोके, इसको पकड़े, माफिया को कंट्रोल करे। तो ये एक फैसला आया है, 11 साल से एक स्टे में था, वो क्या फैसला है और वो हमारी आम जिंदगी में और हमारी इस तमाम की तमाम मुश्किलात में जो महंगाई की वजह से जिससे हम दो चार हैं उससे हमें कैसे निजात दिलाएगा, उस पर बात कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मलिक अशरफ साहब जो हमारे नुमाइंदा खसूसी हैं और अदालत को कवर करते हैं और तमाम अदालती अमूर को बेहतर जानते हैं। उनके साथ मोहसिन विरक साहब हैं। मोहसिन विरक साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, इक़्तिसादी अमूर के माहिर हैं और टैक्स को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं और वो हमें इस पर एक न्यूट्रल वर्जन देंगे अपना कि ये अदालती फैसला क्या था और इसमें क्या हुआ। सबसे पहले मलिक साहब की वजह से अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? मलिक साहब, एक तो आपको वेलकम जी हाई कोर्ट सर आने पे। आपका बहुत अच्छा शुक्रिया कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम इसको समझ सकें और मेरे जो सुनने वाले देखने वाले हैं वो ये जान सके कि मुसाबकती कमीशन जो है कैसे काम करता है। कुछ हम लोगों को बताते आ रहे हैं, अभी हम आप ये बता दें कि ये जो केस था सारा, ये तमाम का तमाम जो 11 साल से रुका हुआ था, 11 साल से स्टे में था, ये क्या था और 11 साल क्यों लग गए इसको, ये फैसला आते आते? 11 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है मलिक साहब। अच्छा भट्ट साहब, आपने जो आगाज़ किया बड़ा अच्छा आगाज़ किया कि आम बंदा ये सोचता है कि मुसाबकती कमीशन या कंपटीशन कमीशन जो है इससे हमारा क्या लेना देना, लेकिन आपको मैं ये बता दूँ कि ये एक तारीख साज फैसला है। अच्छा, जो जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने ये फैसला जी ठीक है मलिक साहब, ये मेरे पास फैसला पड़ा है यहाँ पे। तारीख साज इसलिए है जी कि इसका बराह रास्त तल्लुक जो है उस माफिया से है, कारोबारी माफिया से जो गठजोड़ करके कीमतें बढ़ाते हैं और मुसाबकती कमीशन उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करता है। जब कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो वो कारोबारी जो इदारे थे उन्होंने इसकी आइनी हैसियत को, इसकी तश्कील को और दायरा इख्तियार को चैलेंज कर दिया। ठीक है। और 11 साल 2009 में पहली दफ़ा यहाँ पर ये बताइए 11 साल क्यों लग गए इसको, क्या वजह? मैं बिल्कुल बताता हूँ जी इतना क्यों डिले क्यों हुआ। जब 2009 में पिटीशन दायर हुई तो उस वक्त जस्टिस मियाँ साकब निसार यहाँ पे हुआ करते थे और उन्होंने पहला हुक्म इम्तराही उन्होंने जारी किया और कहा कि इस केस की जल्द समाअत करके मुकम्मल किया जाए। ठीक है, 2009 में। ठीक है। उसके बाद इसके 4 डिवीज़न बेंच तब्दील हुए, यानी कि पहले सिंगल बेंच सुनता रहा, 5 सिंगल बेंच बने जी, फिर डिवीज़न बेंच बन गया यानी 2 जजेस पे मुश्तमिल बन गया और उसके बाद ये फुल बेंच बन गया और हालिया जो फुल बेंच है वो जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में बना। ठीक है, जिसमें जस्टिस मोहम्मद साजिद शाह जमील खान है, जस्टिस शाह जमील खान और जस्टिस साजिद महमूद सेठी। जी ठीक है। सीनियरिटी की अगर हम बात करें तो जस्टिस आयशा मलिक जो है वो सीनियर है जी, ठीक है, जो हेड कर रही थी। अच्छा। और उनके बाद दूसरे नंबर पे जो है जस्टिस शाह जमील खान है और तीसरे नंबर पे जस्टिस साजिद महमूद सेठी। 11 साल का जो टाइम है बहुत ज़्यादा है एक किसी भी पटिशनर के लिए रिलीफ अदालत से मिलना। 11 साल बहुत लंबा टाइम है, 11 साल क्यों लग गए, क्या हो गया? इसमें 2 चीज़ें आई। पहले तो इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को सुनना था, इसमें कोई एक पटिशनर नहीं है, LPG एसोसिएशन 109 पटिशनर हैं, 109 पटिशनर, 108 जब 108 और 9 के करीब दरख्वास्त गुजार होंगे तो उनके वकील भी पेश होंगे जी ठीक है। और वकुला की वो जब इस तरह की बड़ी बड़ी जो एसोसिएशंस हैं जिस तरह LPG एसोसिएशंस हैं और दीगर जो इदारे हैं, जब वो आएंगे तो उनका वकील भी एक नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है, 2 वकील 3 वकील और इस तरह उनके वकला उनको भी उन्होंने सुनना है। फिर उसके बाद मुसाबकती कमीशन के जो वकला हैं उन्होंने भी आके अपने आर्गू करने हैं। फिर इसके बाद ये वाहद केस है जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी कई दफ़ा आके अदालत में आर्गू करते रहे। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद से, बिल्कुल ठीक है। और ये क्रेडिट मैं कहूँगा कि जाता है जस्टिस आयशा मलिक को जो बड़ी कॉम्पिटेंट है, बड़ी अहम फैसले करती हैं और उनकी बड़ी कानून पे बड़ी गिरफ्त है, ये मैं आपको बता दूँ। और ये भी एक क्रेडिट होगा कि जस्टिस आयशा मलिक का अगर मैं तारुफ करवाऊँ तो ये
लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस भी बनेगी। अच्छा, माशाल्लाह। ये पहली चलिए हम इस बात में और ये फैसला भी सारा जस्टिस आयशा मलिक ने लिखा है। हम इस बात में सुकून महसूस करें कि हमारा जो लीगल सिस्टम है, लाहौर हाई कोर्ट है, वो महफूज हाथों में है। महफूज हाथों में, और ख़ास तौर पर जैसे आयशा मलिक की तारीफ़ ना करें तो ये भी हम समझेंगे कि हम इस फैसले में उनका जो रोल है वो इंतहाई अहम है, क्योंकि सारा फैसला उन्होंने लिखा है जो 114 सफ़ात पे मुश्तमिल है। बिल्कुल ठीक है, 114 सफ़ात का फैसला मेरे साथ मौजूद है। मोहसिन विरक साहब हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन विरक साहब, मुझे ये बताइएगा, आप इक़्तिसादी अमूर के माहिर हैं, ये आम आदमी की ज़िंदगी में कंपटिशन कमीशन जो सा है ये क्या किरदार अदा करता है? क्योंकि लोग जानना सुनना चाहते हैं कि मैं एक आम आदमी हूँ, एक लेमैन हूँ, एक मज़दूर हूँ, रक्षा चलाता हूँ, मेरी ज़िंदगी में कंपटिशन कमीशन का क्या किरदार है? या सिर्फ ये बड़े बड़े जो बिज़नेस कंपनीज़ हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, कंपनीज़ के मालिक हैं, ये सिर्फ उन्हीं से डील करता है, हमारा इससे क्या ताल्लुक है? ये दो हिस्सों में मुश्तमिल बात है। एक हिस्सा वो है जो एंड कंज्यूमर है, जी ठीक है, जैसे मैं और आप बैठे हैं। मैं कंज्यूमर का ही पूछना चाहता हूँ आपसे। नहीं, दूसरा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा हिस्सा वो है जो यहाँ पे इंडस्ट्री हमारे मुल्क में लग रही है या बिज़नेस हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री और बिज़नेस साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी देता है। जी ठीक है। तो अगर मेरी अर्निंग ज़्यादा हो जाए तो फिर भी स्पेंडिंग करने का इशू नहीं है। स्पेंडिंग का इशू तो तब है मेरी अर्निंग अच्छी ना हो सके। तो अब मैं पहले पोर्शन में आपसे शेयर करूंगा कि अगर 1 किलो आटा हमें मिलना हो किसी ख़ास प्राइस पे और उससे डबल प्राइस में वो आटा अगर मिले और सिर्फ मुनाफली की वजह से मिले, तो कोई इदारा ऐसा नहीं था जो इसके अलावा है जो उसको ज़रिए इंतज़ामिया भी तो है जो ये काम कर रही थी। नहीं, वो देखिए वो प्राइस कंट्रोल जो स्टेट्स थे वो भी थे। जो ज़िली इंतज़ामिया और बाकी मेयर्स होते हैं ना, वो ऐसे ही है, दरख्तों की करंट काट छांट आप थोड़ा बहुत इधर उधर से काट दिया, जड़ से लेके पौधा लगाना कौन सा है और उस पर फल कैसा आना है वो मुसाबकी कमीशन ही कर सकता है। ठीक है, वो रीजनिंग से देखेगा। ये तो कई दफ़ा अनरीजनेबल प्राइसेस फिक्स कर देते हैं, उसका हल ये होता है कि मार्केट से चीज़ें शार्ट हो जाती हैं। हाँ। फिर शार्ट होने के बाद फिर दोबारा उसकी कीमत बढ़ा देते हैं कि हमने उस शार्टेज को ख़त्म करना है। दोनों एंड लेके चलना है, तो कमीशन ही देख सकता है कि इसकी जायज़ मुनासिब प्राइस होनी क्या चाहिए। करंट दुनिया में मेरा ख्याल है कि सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का फ़र्क होना चाहिए प्राइस का पूरी दुनिया के साथ। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के अलावा प्राइस डिफरेंस आना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो वो मैनेज किसने करना है? जो कोई एक सेंट्रलाइज अदारा होगा जिसके पास पावर्स भी होंगे। इसमें मैं पढ़ रहा था अभी कि कंपटीशन ऑर्डिनेंस जो सा है 2007 आया, कंपटीशन ऑर्डिनेंस 2009 आया, कंपटीशन ऑर्डिनेंस 2010 आया और एक्ट बना 2010 में जाके बाद में। ये 3 जगह पे इतनी कंफ्यूजन ये क्या क्रिएट होती रही है? यानी कि लेजिस्लेटर्स जो हैं वो कंफ्यूज ही रहे हैं कि हमने किसको फ़ायदा देना है, किसको नहीं देना। बड़ी माजरत से जिनकी कानून साजी जिम्मेदारी है वो तो सड़कें और नालियां बनाने पे लगे हुए हैं। कानून साजी करने की बजाय 2010 में आके जो एक्ट बनाया है, वाई नॉट के 7 में वही एक्ट आप प्रॉपरली बना लें, 9 में बना लें, चीज़ें मुकम्मल कर लें। तो 10 में जाके जब आपको इतराज़ात सामने आ जाते हैं फिर आप रीड्राफ्टिंग पे चले जाते हैं। तो वो रीड्राफ्टिंग की बजाय पहली दफ़ा कॉम्पिटेंट लोगों को लेके आएँ जो आपको प्रॉपर ड्राफ्ट करके दें, और सारी चीज़ें आप प्री पार्टीशन के ब्रिटिश के टाइम के लॉज को अभी तक लेके चल रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने हर चीज़ को कवर किया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोहसिन विरक साहब। नाज़रीन, आपकी और लोगों से बात कराते हैं, हमारे साथ जुड़े रहे कंपटीशन कमीशन के बारे में और ये जो ऑर्डिनेंस के बारे में 3 मोहसिन विरक साहब ने लास्ट में आपको एक बात हाईलाइट की है कि लेजिस्लेटर का काम है लेजिस्लेशन करना। वो गलियों नालियों और इंफ्रास्ट्रक्चर के केसों में पड़े रहेंगे और कमीशन बनाने के चक्कर में पड़े रहेंगे तो लेजिस्लेशन जो उनसी है बड़ी मुश्किल हो जाएगी। यही छोटी सी बात है जो हम बार बार बात करते हैं और लोगों से बात कराते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें। भाई सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानूनदान है और इस सर्टन केस के अंदर दरख्वास्त गुजार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर। ये जो फैसला आया इसको किस नज़र से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि ये मुफाद आमा में कितना एक अहम किरदार अदा करेगा कंपटीशन कमीशन के हवाले से? मुफाद आमा एक चीज़ है, कानून और आइन की पासदारी एक चीज़ है। ज़ाहिर है किसी भी मुल्क को एक मुसाबकती कमीशन की ज़रूरत है, कंपटीशन कमीशन होना चाहिए। मुल्क में कार्टेल नहीं होने चाहिए, यानी कि मुख्तलिफ जो मसनूआत के बनाने वाले इदारे हैं वो आपस में मिलकर मिली भगत के ज़रिए ना कीमत का तयन करें, ना वो तादाद का तयन करें कि मार्केट में कितना माल लाना है, कितना माल नहीं लाना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी। ये तमाम मामलात ऐसे हैं जो मुफाद आमा के ख़िलाफ़ हैं और इन मामलात के सद्देबाब के लिए, इनको देखने के लिए किसी न किसी इदारे की यकीनन ज़रूरत है। लेकिन सवाल यहाँ ये था कि ये इदारा जो है हमारे आइन के मुताबिक क्या वफाकी सतह पे होगा या सूबाई सतह पे होगा? क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद स्टेटस जी 18वीं तरमीम के बाद बहुत से इख्तियारात जो हैं वो सूबों को मुख्तस हो गए हैं। वफाकी हुकूमत का इख्तियार उन मामलात से ख़त्म हो गया है। तो ये एक आइनी नौइयत का मामला था।
इसका ज़ाहिर है कि एक सही जो जवाब है वो ज़रूरी है ताकि हमारा जो आइनी निज़ाम है उसके मुताबिक तमाम इदारे कायम करें। दूसरा बड़ा मामला इसमें यह था कि हमारा आइन ये कहता है कि अदालती उमूर और इंतज़ामी उमूर में एक फ़ासला होना चाहिए, यानी कि जो इंतज़ामी नौइयत के इदारे हैं वो अदालती नौइयत के फ़ैसले नहीं कर सकते, वो अदालतें नहीं बन सकते। जो अदालतों का काम है आइन के आर्टिकल 175 के तहत वो अदालतों ही में होगा। वो इख्तियारात जो हैं वो इंतज़ामी अफसरान या इंतज़ामी इदारे जो हैं वो इख्तियार नहीं कर सकते, और कानून के ज़रिए भी अगर किसी इदारे को वो इख्तियारात दिए जाएँ जो एक अदालत के इख्तियारात हैं तो ये खिलाफ आइन एक कानून साजी होगी जिसको अदालत कलअदम करार दे सकती है। ठीक है। तो ये दूसरा एक बड़ा मामला था यहाँ पे। सर, बहैसियत वकील आपको ऐसा लगता है कि अभी जो पीछे दो हम बड़े कार्टेल, जिसको कार्टेल कहा जाए, वज़ीर में तो माफिया भी कहा, उसको कंट्रोल करने में, उसको भी इस कमीशन के अंदर लाने में आसानी होगी? जैसे चीनी को कार्टेल था, आटे का जो प्रॉब्लम चल रहा था उस तमाम को इस तमाम ट्रिब्यूनल में लाने के लिए वो कोशिश करेंगे और उससे हमें कोई फ़ायदा हो सकेगा? ये ट्राइब्यूनल से पहले तो कमीशन में जाएगा ना मामला, जो कंपटीशन कमीशन है। देखिए, यकीनन अगर कंपटीशन कमीशन अपने आइनी और कानूनी हुदूद में रहकर काम करता है तो ये बात हर एक के फ़ायदे की है। अब क्या किसी इंडस्ट्री में कोई कार्टेल है या नहीं है उस बारे में हमें पेश अज़ वक्त तो कोई बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये कंपटीशन कमीशन का इख्तियार है। ये तो वज़ीर आज़म ने ऑन द फ्लोर कहा है कि वज़ीर आज़म तो ज़ाहिर है अदालत नहीं है ना, वो कंपटीशन कमीशन है, वो कोई अपनी एक सियासी गुफ्तगू तो कर सकते हैं, लेकिन असल बात ये है कि जब मामलात को बगौर देखा जाएगा कानून और आइन के मुताबिक तो फिर क्या बात सामने आती है। उसके लिए यकीनन जो कानूनी इदारे हैं उनमें कंपटीशन कमीशन शामिल है, वो अपनी कार्रवाई करें, जो बात उनके दायरे में आती है कानूनी तौर पे उसके हवाले से वो कोई कदम उठा सकते हैं। अभी आप इस फैसले के लिए वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, इस फैसले को लेके? जी, बाज़ जो नुकात हैं जैसा कि मैंने अर्ज़ किया उनके हवाले से यकीनन आपको किन पॉइंट्स पे आपको है कि आपको लगता है कि इस पे नज़रसानी होनी चाहिए? वो क्या? देखिए, हम समझते हैं कि जो कंपटीशन कमीशन है बज़ाते खुद वो वही काम कर रहा है जो एक अदालत के काम हुआ करते हैं। ठीक है। लिहाजा उस हवाले से भी इस पे गौर की ज़रूरत है कि क्या अदालती उमूर को एक कमीशन के सुपुर्द किया जा सकता है, ये बड़ा मामला है। ठीक है। दूसरे इसमें ज़ैली नौइयत के और मामलात भी हैं। इसमें ये मामला है कि बहुत अरसा ऑर्डिनेंस आते रहे, वो ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाते थे, उसके बाद नया ऑर्डिनेंस आ जाता था, बीच में वक्फ़े थे। उन वक्फ़ों के दौरान जो मामलात हुए, क्या उनके हवाले से जुरिस्डिक्शन 2010 के कानून ने अता की है? बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनका ताल्लुक़ 2002, 2003, 2004 से जब ये कानून नहीं था, क्या उन मामलात का अहाता भी ये कानून कर सकता है? लिहाजा ये कानूनी नौइयत के अहम मामलात हैं जिनका फ़ैसला होना ज़रूरी है ताकि कोई भी जो इदारा है वो अपनी जुरिस्डिक्शन कानून और आइन के मुताबिक इस्तेमाल करे। 18वीं तरमीम के बाद इस ट्रिब्यूनल की, इस कंपटीशन कमीशन की जो कार्रवाई है, जो उसकी जो वर्किंग है, उसके ऊपर थोड़ी सी रोक टोक तो आएगी ना? उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन तो पैदा होगी, या वो क्लियर है कि अब कुछ फेडरल की? एक इशू इसमें ज़रूर है। हमारा मौक़िफ़ यही था कि 18वीं तरमीम के बाद सूबाई सतह पे कंपटीशन कमीशन बनने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सलमान अकरम राजा साहब। थैंक यू। शुक्रिया। जनाब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सलमान मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस केस में कंपटीशन कमीशन की तरफ से पेश हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। सलमान साहब कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? सलमान साहब, सबसे पहले मेरे देखने सुनने वालों को ये बताएं कि ये कंपटीशन कमीशन जिसकी तरफ से आप पेश हुए हैं, ये उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है और ये पब्लिक के लिए क्या काम करता है? देखिए, ये बात समझने की ज़रूरत है कि हमारे अवाम के बुनियादी मसाइल आजकल के दौर में वो हैं प्राइसेस। कीमतें बढ़ रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के माफियाज़ हैं जो कि आम अजनास और मुख्तलिफ़ ख़रीद फ़रोख्त की चीज़ों को अपनी मर्ज़ी से प्राइसेस को बढ़ा देते हैं और आप आए दिन लोगों की शिकायत सुनते रहते हैं। गवर्नमेंट भी बहुत परेशान है। जी बिल्कुल बिल्कुल। गवर्नमेंट के पास वो कौन सा ऐसा हथियार है, आप ये देखिए, या वो एक कौन सा बुनियादी इदारा है जो इन तमाम मामलात का हल 2 मिनट में कर सकता है? वो है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। ये वो बुनियादी इदारा है जिसका काम ये देखना है कि कोई ऐसी अनफेयर प्रैक्टिसेस में कोई तिजारती इदारा, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बिजनेसमैन
वो ऐसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रहा जिसके ज़रिए प्राइसेस अननेसेसरली फिक्टिशियसली वो अपनी मर्ज़ी से बढ़ा लेता है। लोगों को लूट खसूट उनसे पैसे खींचने के लिए अपनी मर्ज़ी से कीमतों का तयन कर देता है, मार्केट उठा लेता है, मार्केट बिठा लेता है, उसकी प्रोडक्ट ख़राब है। सारी बातें आप वो कर रहे हैं जो भी हो रही हैं। जी बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपकी बात तो लग रहा है कंपटीशन कमीशन बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान की इकनॉमिक वेलफेयर को इंश्योर हमने करना है तो ये वो इदारा है जो आपके तमाम इकनॉमिक प्रॉब्लम्स को बैलेंस कर सकता है, जो आम आदमी के हैं। जब भी किसी बड़े बिज़नेस के ख़िलाफ़ कोई एक्टिविटी कंपटीशन कमीशन ने शुरू की है तो उसके ख़िलाफ़ अदालतों से रुजू कर लिया। आप देखें, शुगर इंडस्ट्री हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, जिसके ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी खुलेगी कि जनाब आप प्राइसेस गलत तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं मार्केट में, तो वो किसी ना किसी तरीके से कोशिश करते थे कि अदालत से पहुंच के स्टे ले लें। मैं जहां तक समझा हूं कि अदालत को जो एतराज़ जो अदालत के सामने केस रखा गया उसमें ये था कि ये जुडिशल पावर एक्सरसाइज करता है जो आइन के खिलाफ है, कि जुडिशल पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता और इसके किए हुए फैसले वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नैब भी सेम तरह काम करता है, वो भी जुडिशल पावर एक्सरसाइज करता है, तो ये दोनों में एक तरह की सिमिलैरिटी नहीं है, तो फिर जुडिशल कमीशन को क्यों रोका गया काम करने से? देखिए, आप इस बात को समझिए कि असल में इन केसेस में जो पहले इतराज़ था वो कुछ और था और बाद में जिस वक्त कोर्ट आर्ग्यूमेंट्स होने लगे तो इतराज़ में ये शक्ल बाद में सामने लेके आई गई। फाइनल इसी तरह यही बनी। पहले इतराज़ कुछ और था कि ये प्रोविंसेस को इख्तियार होना चाहिए को लेके था ना जी, के और फेडरेशन को इसका इख्तियार नहीं होना चाहिए। जब ये देखा कि इससे बात नहीं बन रही तो उन्होंने इसको तकरीबन ऑलमोस्ट कंसीड किया कि ठीक है, फेडरेशन को भी आना चाहिए, इख्तियार है कॉन्स्टिट्यूशन में इस कानून को बनाने का। अब जब पहली ये सतह पे बात तय हो गई कि ये एक नेशनल इशू है जिसमें प्रोविंशियल असम्बली को कोई ज़रूरत नहीं, नेशनल असम्बली को इख्तियार होना चाहिए कि पूरे मुल्क में इस मामले को देखे, तो अब दूसरा इतराज़ जो है वो इस तरीके से ये उठाया गया कि जी जुडिशल पावर्स जो है किसी तरह वो इस डिपार्टमेंट को नहीं मिलनी चाहिए और वो आर्टिकल 175 की खिलाफ वर्जी। देखिए, ऐसे बेतहाशा इदारे हैं जिन्हें आप फ़ौज़ाए जुडिशल फोरम्स के नाम से जानते हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स के इदारे हो गए, जिसमें एग्जेक्टिव फंक्शनरीज़ को डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स के कुछ मामलात दिए गए हैं जो अल्टीमेटली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की ही जुरिस्डिक्शन के अंडर आके 175 में फाइनल एजुडिकेशन सुपरविजन की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ही देते हैं। और ये मेरे ख्याल से कोर्ट को रिलीफ भी देते हैं इस तरह। देखिए, ये स्पेशलाइज दुनिया भर में रिवाज ये है कि जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आम अदालतें रोज़ ट्रेन अपने आप को नहीं कर सकती कि वो रोज़ एक दिन इनकम टैक्स का मसला सुने आम अदालत, दूसरे दिन कंपटीशन का मसला सुने, तो तीसरे दिन ट्रेडमार्क का, तो ट्रेडमार्क के अलग से ट्रिब्यूनल्स क्रिएट कर दिए जाते हैं, इनकम टैक्स के अलग से ट्रिब्यूनल्स क्रिएट कर दिए जाते हैं। इसी तरह कंपटीशन भी एक नई दुनिया में मार्केट असेसमेंट के लिए एक बहुत टेक्निकल इशू है जो कि आम सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में मुमकिन ही नहीं है कि इकोनॉमिक अंदाज में मार्केट के फैक्टर्स को डिटरमिन करते हुए एक बगैर टेक्निकलिटी के आप एक कॉमन लेमैन जज जो है उसको अंडरस्टैंड कर सके। लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला है, कंपटीशन कमीशन के हवाले से इस पर बात कर रहे हैं और मज़ीद लोगों से आपकी इससे बात कराते हैं और बताते हैं कि मफाद आमा में ये फैसला कितना एक कारआमद रहेगा। मलिक साहब, ये अभी जो फैसला आया है 11 साल बाद आया है, ये 11 साल क्यों लग गए मलिक साहब? क्या होता रहा? क्या जवाब नहीं जमा करा सकी वफाकी हुकूमत? देखें भट्ट साहब, पहले भी हम यही जिक्र कर रहे थे कि एक तो इसमें पिटिशंस की तादाद बड़ी थी, उनके वकला बड़े थे और उनको एक टाइम चाहिए था। जी ठीक है। बाकी दूसरी जो बात थी वो ये भी थी कि इसमें जो वफाकी हुकूमत है वो 10 साल तक तो जवाब ही जमा नहीं करवा सकी। अच्छा, हालांकि वफाकी हुकूमत जो है वो तो उसका इदारा है ना, मुसाफती कमीशन, और उसका तो रोल ही यही है कि वो माफिया के खिलाफ कार्रवाई करे, और वो इतनी मुखलस थी वफाकी हुकूमत के उन्होंने 10 साल तक जवाब ही जमा नहीं करवाया। और जस्टिस आयशा मलिक ने नाराजगी का इजहार किया तो फिर अटॉर्नी जनरल साहब तशरीफ लाए और उन्होंने आके आर्गू किए। और दूसरी इसमें बात ये भी नाराजगी का इजहार करने के बाद आया। अच्छा, मुझे यहाँ पर भी तस्दीक कीजिएगा मेरी कि अगर मैं गलत नहीं हूँ कि जो जज इसको सुनता रहा
वो एलिवेट होता रहा सुप्रीम कोर्ट की तरफ। साकिब निसार साहब आखिर तक आ गए तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, इसके बाद मंसूर अली शाह साहब जब वो आ गए आखिर तक तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में चले गए। इस तरह बहुत सारे जज जो हैं वो निकलते रहे। बट साहब मैं आपको पहले बता रहा था कि 2009 में ये केस आया और जस्टिस जो मियाँ साकिब निसार हैं उन्होंने केस को सुना, ठीक है, और वो एलिवेट होगा और केस का कुछ नहीं बना और आगे फिर सिंगल बेंच था। इसके बाद फिर सिंगल बेंच बना और फिर वो मैटर्स आया जैसे मंसूर अली शाह साहब के पास और वो भी एलिवेट हो गया। फिर डिवीज़न बेंच भी बने, उस पर भी कोई फैसला नहीं आ सका। और उस फैसला ना आने की वजह एक तो वफाकी हुकूमत का जवाब नहीं आया था और दूसरे जो पटिशनर्स थे उनके वकला के दलाल भी मुकम्मल होने थे, मुसाबती कमीशन के वकला के भी दलाल आने थे, ठीक है। और ये जिस तरह दूसरे एलिवेट होते रहे, अब हम ये भी तवक्को रखते हैं कि शायद जैसे आयशा मलिक जो हैं ये भी सुप्रीम कोर्ट एलिवेट हो जाएंगे और पहली चीज़ सुप्रीम कोर्ट की खातून जज होंगी लाहौर हाई कोर्ट से, और ये हमें उम्मीद है कि हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे और मफाद आमा के इस तरह के फ़ैसले करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी इश्तियाक अहमद खान साहब और मिस्टर असद अली बाजवा साहब जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर वेलकम टू द शो। मैं आपसे सर सवाल पूछना चाह रहा था कि अभी ये फैसला जो आया है कंपटीशन कमीशन के हवाले से, इसमें एक बड़ी अहम चीज़ है, वो है अदालती निज़ाम के अंदर डिले। वो ये है कि 11 साल से ये स्टे रहा और 11 साल के बाद आज जाके कुछ अर्सा पहले इसका फैसला आया। ये डिले क्यों होता है सर? अदालती निज़ाम में इतना डिले क्यों आ जाता है? इस तरह से है कि ये केस जो है 2007 का पहले ऑर्डिनेंस आया, फिर 2009 का ऑर्डिनेंस आया, 2010 का एक्ट आया। अब उसके बाद सब लोगों ने इसको चैलेंज कर दिया, जो कि एसोसिएशंस थी, जो इंट्रा प्रोविंशियल एसोसिएशंस थी, जैसे सीमेंट वाले हैं, जैसे टेलीकॉम सेक्टर वाले हैं, इन सब ने इसके अंदर सबसे पहले ये ऑब्जेक्शन, क्योंकि 18th अमेंडमेंट से पहले इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस अदरवाइज थे, ठीक है। 18th अमेंडमेंट के बाद ऑब्जेक्शंस अदरवाइज थे, ठीक है सर। क्योंकि पहले उन्होंने ये कहा था कि जो कंपटीशन कमीशन है ये लॉ कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट में फाइल करता है और ये सूबे भी बना सकते हैं और फेडरेशन भी बना सकती है। लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद एम्फसाइज इस बात पे किया गया, क्योंकि अब सूबों के पास इख्तियार चला गया है कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट का, तो ये वफाक के पास इख्तियार नहीं है, ठीक है। हमारा सबसे पहले उसमें यही था कि वफाक जो है वो फेडरेटिंग यूनिट्स की कंसल्टेशन के साथ ये कानून बना सकता है, ठीक है। अब लोगों ने जब इसको चैलेंज किया तो इसके अंदर मुख्तलिफ औकात पे पहले ये सिंगल बेंच के पास लगा, ठीक है। उन्होंने इसकी कंप्लीट हेयरिंग करने के बाद ये फैसला किया कि ये इम्पोर्टेंट इशू इन्वॉल्व है इसमें लार्जर बेंच बना दिया जाए, ठीक है। उसके बाद लार्जर बेंच बना 2010 के बाद, और उस लार्जर बेंच के ऊपर कोई ना कोई हर चौथे दिन नई पिटीशन आ जाती थी। जब भी ये केस राइप अप होने को जाता था या आर्गूमेंट्स की तरफ जाता था तो कोई ना कोई एसोसिएशन आगे आके पिटीशन में उसको लॉ को चैलेंज कर देती थी, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ लॉ तो वो पहले ही बन चुका था। जब सिंगल बेंच ने इसको लार्जर बेंच को रेफ़र किया था तो उन्होंने फॉर्मुलेट कर दिए थे सर्टेन क्वेश्चंस जिनको आंसर करना था, ठीक है। तो कोर्ट के सामने इस तरह से मुख्तलिफ लोगों ने इसको चैलेंज किया। मैं आपको बताता हूँ कि ये 2018 में भी इसमें पिटीशन्स आई, 2019 में जब ये केस आर्गू हो रहा था, हम लोग इसको फाइनल स्टेज पे आर्गू, उस वक्त भी सर्टन लोगों ने इसको चैलेंज कर दिया। अच्छा, मैं असद अली बाजवा साहब के पास जाऊँगा कि बाजवा साहब अभी जो पिटिशनर थे वो सुप्रीम कोर्ट में जाने का कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे, और उनको वो है कि जुडिशल पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता, ये पैरेलल जुडिशल पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता। दूसरा उनका एतराज़ ये था जो 18वीं तरमीम के बाद जज साहब ने भी उठाया। आपको क्या लगता है कि ये जो केस है ये अब इतना मजबूत है उनके हाथ में कि ये सुप्रीम कोर्ट से भी परेशानी नहीं होगी और कंपटीशन कमीशन काम करता रहेगा? इसमें दो पार्ट हैं जजमेंट के। पहला पार्ट वो है जहाँ तीनों जजेस ने इसको एग्री किया, और जैसे जज साहब ने अभी भी फरमाया कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की जहाँ बात है तो उन्होंने वहाँ कहा कि फेडरेशन कॉम्पिटेंट है लॉ बनाने की, जी ठीक है। अब आपकी दूसरी बात ये है कि क्या वो जा सकते हैं? ऑब्वियसली वो सुप्रीम कोर्ट में इतना वक्त नहीं लगता नॉर्मली इस तरह के केसेस में, क्योंकि वहाँ अब नई पिटीशंस वाला, जैसे जज साहब ने भी फरमाया कि आखिरी दम तक पिटीशंस आती नहीं, तो वहाँ तो राइप अप मैटर ही जाना है, वहाँ लीव ग्रांट होनी है
और लीव ग्रांट होने के बाद इसने अपील बनना है, तो वहाँ ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगता। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। नाज़रीन, और लोगों से भी आगे बात कराते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें। ये फैसला बहुत अहम है और ये लोगों की ज़िंदगियों पे असरअंदाज होगा। जो खान साहब कह रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि हम माफिया को पकड़ेंगे, कार्टल्स को पकड़ेंगे, और लोग जो उनसे हैं जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, गरां फरोशी करते हैं, उनको भी हम पकड़ेंगे। और ये कीमतें जो उनसी हैं ये फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इस पर क्या आगे बातचीत होती है, हमारे साथ रहें और ये बातचीत सुन। कंपटीशन कमीशन के हवाले से जो बातचीत चल रही है आपको सुना रहे हैं और आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर नाम मुश्किल हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे किसी काम का नहीं है। इसको सुने, इसको गौर से देखें और आपको आइंदा ये जानने में आसानी होगी कि हमारे मुल्क में जो निज़ाम है वो किस तरह चलता है, हमारे मुल्क का कानून जो सा है वो किस तरह चलता है। अगर कोई नाइंसाफ़ी हो रही है जिस पे हम घर बैठ के ये कह देते हैं यार बड़ी नाइंसाफ़ी है, यार कोई पूछने वाला ही नहीं गा, तो वो पूछने वाले गए हैं, उसमें ये कंपटीशन कमीशन बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तो आपको जानना ये ज़रूरी है कि पूछने वाले कौन है और वो क्यों नहीं इतने अरसे से पूछ रहे थे। वो भी आपको पता चल गया कि 11 साल से इस पर स्टे था, अब वो स्टे हटा है, तो पूछने वाला पूछेगा कि नहीं पूछेगा, उस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अहमद कयूम साहब जो कंपटीशन कमीशन की तरफ से अदालत में पेश हुए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मलक अशरफ साहब ने हमें भी दोबारा ज्वाइन किया और मलक अशरफ साहब जिनसे हमें बताएंगे कि इस केस की क्या प्रोसीडिंग रही और कैसे देखते रहे। अहमद साहब, अभी सिचुएशन जो सी है, जो मैंने पढ़ के और इसको देख के ऐसा लगा कि कंपटीशन ऑर्डिनेंस जो है वो 3 दफ़ा आया, 2007 में, 9 में, 10 में, फिर 10 में एक्ट बना, दोबारा उसको कानून का हिस्सा बनाया गया। उससे पहले तक ऑर्डिनेंस ही चलाते रहे। ये क्या वजह बनी कि हमें इतनी अहम चीज़ जिसकी वजह से आज हम इतने परेशान हैं, वो कार्टेल्स और माफिया जो मुल्क में अब पूरा होल्ड कर रहा है कि वज़ीर आज़म तक उससे परेशान है, इसके ऊपर कानून साजी नहीं की गई, क्या वजह बनी? तो कानून साजी तो अब एक ज़माने के अंदर मोनोपलीज और मर्जर्स का भी कानून मौजूद था जो कि ख़त्म हो के उसके बाद ये आया है। मॉडर्न लेवल के ऊपर कानून 2007 के अंदर ऑर्डिनेंस के तहत आया, और अगर शायद यहाँ पर छोड़ दिया जाता हमारे लेजिस्लेटर्स के ऊपर तो शायद ना आता। ये हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस थी, चंद हमने लोन्स हासिल करने थे, चंद इंटरनेशनल ट्रीटीज़ ऐसी थी कि जिसके अंदर ये मुसाबकती कमीशन बनाना हमारे लिए लाजमी था। और ये कंपटीशन कमीशन जो पावर एक्सरसाइज करेगा अब इस सारे फैसले के बाद, वो पावर जुडिशल पावर्स भी होंगी उसके पास? सर, अब इसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्प्यूट है। एक चीज़ मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रही। कंपटीशन कमीशन आज तक पावर्स अपनी एक्सरसाइज करता हुआ आ रहा है। फाइनल ऑर्डर्स और जो फाइन्स वगैरह थे उनकी रिकवरी स्टे हुई थी। कंपटीशन कमीशन को काम करने से किसी स्टेज से रोका नहीं गया। उनके फाइनल ऑर्डर्स, उनके फाइन्स वगैरह, फाइनल ऑर्डर्स को कलअदम किया गया था। इसीलिए आप देख जैसे कि अभी एजी साहब ने भी ये कहा कि मुख्तलिफ स्टेजेस पे आज तक पटिशन्स आती रहीं, वो तो काम करते रहते। जब भी जिसको पकड़ा उसने कहा कि जी वो स्टे हुआ है, आप हम पूछगछ वगैरह कर सकते हैं या शो कॉज नोटिस नहीं इशू कर सकते। इस तरीके से मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर स्टेज वगैरह मौजूद थे। अब जुडिशल पावर का मामला ये है कि जज साहिबा ने अब इस जजमेंट के अंदर और 2 जज साहिबान ने ये बीच में जुडिशल पावर का मैं आपको नुक्ता सिर्फ ये समझाना चाह रहा था। इसके अंदर ऑब्जेक्शन सामने से ये आया कि जी ये तो मामला जो कर सकते हैं और ये जो जुडिशल पावर है सिर्फ जुडिशरी एक्सरसाइज कर सकती है। बिल्कुल ठीक है। ये कौन होते हैं कंपटीशन कमीशन वाले के जो जी ये कंपटीशन कमीशन वाले कौन होते हैं कि जो जजेस के तौर के ऊपर एक्ट करके हमें फाइन करते हैं। तो वहाँ पे ये कोर्ट ने होल्ड किया कि क्वाजी एडमिनिस्ट्रेटिव ये बॉडी है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये कर सकती है, ये फाइन्स वगैरह कर सकती है, कि एक स्पेशलिस्ट बॉडी है। ये जुडिशल पावर नहीं है, क्वाजी जुडिशल पावर मिक्स्ड विद एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एक्सरसाइज कर रही है। ये इस तरीके से चीज़ें कर सकती है। मगर साथ ही जाके 2 जज साहिबान ने ये कह डाला है इसके अंदर के जजमेंट के अंदर कि जो कंपटीशन अपीलेट ट्राइब्यूनल है जिसके पास अपील इनकी जाती है वो जुडिशल पावर एक्सरसाइज करता है और उसको अप्रोप्रिएटली चीफ जस्टिस साहब ने अपॉइंट करना था, और उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको जो बनाया गया है वो गलत है अभी प्रेजेंट। अच्छा, तो वो ये इसके अंदर ये डिसाइड हो गया। अच्छा सर, अब ये बताएं कि फाइनली अब ये कंपटीशन कमीशन जो सा है वो जुर्माने और दोबारा से लोगों को फाइन कर सकेगा और ये तमाम अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकेगा और ये लागू भी होंगे। ये कार्टेल और माफिया को पकड़ने के लिए अच्छा कदम है? आपको क्या लगता है? बहुत एसेंशियल का कदम है, तमाम दुनिया के अंदर मौजूद है।
इसको सिर्फ एक फेडरल लेवल की पावरफुल बॉडी ही इन कार्टल्स को टेक अप कर सकती है। कंपटीशन कमीशन एक्चुअली एक हथियार है, जो एक आम आदमी का हथियार है, जो अब तक मैं इस सारी बात से अखज़ कर चुका हूँ कि वो आम आदमी के फ़ायदे के लिए काम करता है और आम आदमी को फ़ायदा पहुँचाता है और आम आदमी जो सा है उसकी ज़िंदगी आसान बनाता है कंपटीशन कमीशन। और जो वज़ीर आज़म बार बार खड़े होकर ऐवान में भी कहा, उन्होंने बार बार कहा कि ये माफिया है और ये माफिया जो सा हमें कंट्रोल कर रहा है, ये कुछ लोग हैं, जो एक ग्रुप है जो हमें ये तमाम चीज़ों के इस जो अभी जिस मुश्किलात से गुजर रहे हैं वो इसका जिम्मेदार है। उसको हाथ डालने के लिए आहनी हाथों की ज़रूरत थी और मुझे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरी तस्दीक कर दीजिएगा कि ये आहनी हाथ जो से हैं ये कंपटीशन कमीशन के थ्रू ही आ सकते थे। नाज़रीन, फैसला आ गया है और फैसला जो सा वो आपके सामने है। कंपटीशन कमीशन अब काम करना शुरू कर देगा। अब ये देखते हैं कि कंपटीशन कमीशन किस तरह काम करता है और क्या फाइंडिंग्स करता है और उससे आम पब्लिक को फ़ायदा कब पहुंचना शुरू होगा और कितना पहुंचता है। मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।